नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिश और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर नाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की भयानक कहानी को। हाय, मेरा नाम वरुण है और आज की कहानी एक खूंखार भेड़िया की कहानी है। वो भेड़िया बाकी भेड़ियों से एकदम अलग था। उसका आधा शरीर इंसान का था और आधा भेड़िए का। दरअसल ये बात 6 साल पुरानी है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ अरुणाचल प्रदेश घूमने गया था। हम लोग ईटानगर में एक होटल में ठहरे हुए थे और शाम को हमें जीरो वैली के लिए निकलना था। हम लोग 4 दोस्त थे, इसलिए हमने जीरो वैली जाने के लिए ईटानगर से एक 4 व्हीलर बुक कर ली थी। शाम के तकरीबन 7:30 हो गए थे जब हमारी गाड़ी काफी घने जंगलों में से गुजर रही थी। ऐसे घने जंगल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, पर इस सफर में मुझे काफी मजा आ रहा था। लेकिन मेरा दोस्त धवन, वो तो एकदम चुपचाप बैठा था, एकदम सहमा सा। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी धवन ने गाड़ी को रोकने के लिए कहा। दरअसल उसे उल्टियां आना शुरू हो गई थी। धवन के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी और धवन गाड़ी से तेजी से उतरकर एक पेड़ की तरफ भागा और पेड़ के बाजू में बैठकर उल्टियां करने लगा। तभी मेरा दूसरा दोस्त अमर पानी की बोतल लेकर धवन के पास गया। उस समय मैं, शिखर और ड्राइवर जोमिन गाड़ी के पास ही थे और यह सब दूर से ही देख रहे थे। उस जंगल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी एक आवाज आई। हम लोगों ने देखा तो यह आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी, पर वहां पे कौन है ये हम लोगों को नजर नहीं आ रहा था। ये आवाज सुनकर हम लोग काफी डर गए थे। तभी ड्राइवर ने गाड़ी में से टॉर्च निकाली और झाड़ियों की तरफ उस टॉर्च की रोशनी को मारा। जब हम लोगों ने वो नजारा देखा तो मैं डर गया, क्योंकि झाड़ियों के पीछे मुझे नीली नीली आंखें दिखाई दे रही थी और टॉर्च की रोशनी में वो आंखें और भी भयानक लग रही थी। शायद वो कोई जंगली जानवर था। तभी ड्राइवर ने मुझसे कहा, यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं, आप लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। उस जंगली जानवर से हम लोग इतना डर गए थे कि गाड़ी में बैठने में हमें 10 सेकंड भी नहीं लगे। हम लोगों की रूहें कांप रही थी और ड्राइवर जोमिन, वो भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी जंगली जानवर को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और अपने कांपते हुए हाथों से वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। लिहाजा गाड़ी शिखर को ड्राइव करनी पड़ी और इस तरह गाड़ी वहां से आगे बढ़ी। अब गाड़ी शिखर चला रहा था। गाड़ी तकरीबन 500 मीटर ही बड़ी थी। तब शिखर ने ड्राइवर से पूछा, वो झाड़ियों के पीछे कौन सा जानवर था? लोमड़ी थी क्या? नहीं, वो भेड़िया था। अरे पर इसमें इतने डरने की बात क्या है? बात डरने की ही है, क्योंकि वो कोई आम भेड़िया नहीं था, वो नर भेड़िया था। नर भेड़िया? ये कौन सी प्रजाति है? अच्छा, कहीं नर तेंदुआ टाइप तो नहीं कि आधा इंसान और आधा भेड़िया? हाँ, सही समझा तुमने। छोड़ो यार, ऐसी कहानियां सिर्फ नेटफ्लिक्स पर अच्छी लगती है, पर रियल लाइफ में इन सब कहानियों को सुनकर हंसी आती है। शिखर की इस बात पर ड्राइवर जोमिन कुछ नहीं बोला। तब मैंने शिखर से इस टॉपिक से हटकर कुछ और बात करने को कहा।
यार शिखर, तुम लोग हमारा ट्रिप बर्बाद कर रहे हो यार। चलो इस टॉपिक को छोड़ो और किशोर दा के कोई गाने लगा दो। शिखर ने एफएम चालू कर दिया। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन। तकरीबन 10 मिनट बाद एफएम अचानक से बंद हो गया। अरे इसको क्या हो गया? शिखर ने ऐसा बोलकर ड्राइवर की तरफ देखा। तब ड्राइवर बोला, यहाँ सिग्नल नहीं मिलते साहब। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी मैंने साइन बोर्ड देखा। जीरो घाटी यहाँ से सिर्फ अब 40 किलोमीटर थी। थकान होने के कारण मेरी नींद लग गई। यह आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैं समझ गया था कि कुछ भयानक हुआ है। शायद शिखर ने किसी को गाड़ी से ठोक दिया। तभी शिखर टॉर्च लेकर गाड़ी से उतरा और गाड़ी के पीछे की तरफ गया। उस समय हम लोग गाड़ी में ही थे। शिखर को नीचे उतरे लगभग 5 मिनट हो गए थे, पर शिखर अभी तक वापस नहीं आया था। शिखर को देखने के लिए मैं भी गाड़ी से नीचे उतर गया और मैं धीरे धीरे गाड़ी के पीछे की तरफ बढ़ने लगा। शिखर कहाँ है यार? शिखर! रोशनी के नाम पर उस घने जंगलों में सिर्फ गाड़ी के इंडिकेटर की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। उसी इंडिकेटर की रोशनी में मैं जैसे ही गाड़ी के पीछे पहुंचा, मैंने वहां पर देखा, वहां पर खून ही खून था। वो खून देखकर मैं डर गया था। तभी एक आवाज आई। यह आवाज शिखर की थी, जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिखर की आवाज सुनकर ड्राइवर और धवन भी गाड़ी से नीचे उतर आया और हम लोग धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन झाड़ियों से सरसराहट की आवाज हम लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम लोग धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जा रहे थे और जैसे ही मैं झाड़ी के पीछे पहुंचा, डर गया। अबे पट्टू! ऐसा कह के शिखर झाड़ियों के पीछे से निकल आया। मेरा दिल अब दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मेरी आवाज भी गले से ठीक तरीके से नहीं निकल पा रही थी। मैंने घबराते हुए शिखर से पूछा, शिखर, ये खून किसका है? भेड़िए का। गाड़ी के सामने आ गया था, मर गया। और हाँ, एक कोई नर भेड़िया नहीं था। नर भेड़िया तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। ऐसा बोलकर शिखर ड्राइवर की ओर देख रहा था। उसे ऐसा करता देख मुझे लग रहा था कि शायद वो ड्राइवर की बातों का मजाक उड़ा रहा है। थोड़ी ही देर बाद हम लोग सब गाड़ी में वापस आकर बैठ गए और शिखर गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 20 मिनट तक हम लोगों ने ट्राई किया, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब काफी समय बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो हम लोगों ने गाड़ी में ही रात गुजारने का फैसला ले लिया और हम लोग गाड़ी में ही सो गए। सुबह अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। गाड़ी में बाकी सब लोग सो रहे थे, लेकिन शिखर गाड़ी में नहीं था। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे उस जंगल की खूबसूरती बहुत ही मन भावन लग रही थी। रात का भयानक जंगल सुबह एकदम मन भावन हो गया था। मैं जंगल की खूबसूरती को देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा और लगभग 1 घंटे बाद बाकी लोग भी उठ गए, पर
शिखर का अभी भी कोई पता नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सुबह के 9 बज गए, पर शिखर अभी भी लापता था। लिहाजा हम लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन में शिखर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। आसपास कहीं अच्छा होटल नहीं था, तो हम लोगों ने पास के गांव में ही एक कमरा किराए से ले लिया। दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे, तभी मुझे पुलिस थाने बुलाया गया। क्या नाम है आपका? वरुण। देखिए, गाड़ी के पास हमें कुछ सिगरेट के टुकड़े मिले हैं और पास में ही खून की कुछ बूंदें भी। मुझे लगता है कि शिखर रात में सिगरेट पीने के लिए गाड़ी के बाहर आया होगा, तभी शायद उस पर नर भेड़िए ने हमला कर दिया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? अरे आप तो पुलिस वाले हैं, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, हमने अपनी एक टीम जंगलों की ओर भेजी है और हमें जैसे ही शिखर की लाश। आप कैसे बोल सकते हैं? आपको कैसे पता कि शिखर को कुछ हुआ है? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए और मैं खुद ही अपने दोस्त को ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर मैं पुलिस स्टेशन के बाहर आ गया और शिखर को ढूंढने के लिए मैं शिखर की फोटो लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे जो भी मिलता मैं उससे शिखर की फोटो दिखाकर एक ही सवाल पूछता था, क्या आपने इसे कहीं देखा है? इसी तरह 3 दिन बीत गए, पर शिखर का कहीं भी कुछ पता नहीं था। इन 3 दिनों में नर भेड़िया वाली बात आस पास के गांवों में भी फैल चुकी थी। उन सब का मानना था कि शिखर को नर भेड़िए ने मारा है, पर मैं जानता था कि मेरा दोस्त सुरक्षित है और शायद किसी ने उसे किडनैप किया है। तभी मुझे अचानक से लगा कि इन सब घटनाक्रम की शुरुआत रात में ही हुई थी, इसलिए शायद मेरे सारे सवालों के जवाब उस घनी अंधेरी रात में ही हैं। इसलिए रात होते ही मैं अपनी जरूरत का सामान लेकर जंगल की तरफ निकल गया। तभी गांव का एक प्रधान मुझसे कहने लगा, बेटा, आज पूर्णिमा की रात है। आज नर भेड़िया की ताकत दोगुनी हो जाती है, इसलिए आज जंगल में मत जाओ। पिछले 3 दिन से नर भेड़िया वाली बात सुन सुनकर मैं पक चुका था। मैं लोगों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहता था, लिहाजा मैंने उस प्रधान की बात नहीं मानी और जंगल में आ गया। पूर्णिमा की रात, घना जंगल और कानों में पड़ने वाली कीड़े मकोड़ों की आवाज मेरे इस सफर को और भी डरावना बना रही थी। मैं घबराते हुए अपने सहमे सहमे कदमों से जंगल की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते मैं तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर आ गया था। रात के 2 बज रहे होंगे, पर मुझे अभी भी एक भी सुराग नहीं मिला था। मुझे लगा कि शायद अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। दरअसल मैं काफी दूर आ गया था। मैं उस समय काफी दुखी था क्योंकि मेरे हाथों में कोई सुराग नहीं लगा था जो मुझे शिखर तक ले जा सके, और मैं काफी हताश मन से गांव की ओर वापस लौटने लगा। ये आवाज झाड़ियों से आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी टार्च को झाड़ियों की तरफ मारा। कौन है? कौन है वहां? थोड़ी देर बाद मुझे 2 नीली नीली आंखें दिखाई देने लगी जो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। वो नीली नीली आंखें मेरे लिए नई नहीं थी। उन आंखों को मैंने पहले भी देखा था। शायद एक भेड़िया ही था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, उस भेड़िए ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। वो सचमुच कोई आम भेड़िया नहीं था, बल्कि नर भेड़िया ही था। उसे मैंने बहुत करीब से देखा था। उसकी इंसान जैसी शक्ल थी और भेड़िए जैसी आंखें, लंबे लंबे नाखून और नुकीले दांत थे।
वो अपने दांतों से मेरी गर्दन को दबोचना चाहता था, पर मैंने अपने हाथों से उसे रोक कर रखा था। मेरे जेब में एक धारदार चाकू था, पर उस चाकू को भी मैं निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने दोनों हाथों से उस नर भेड़िए का गला पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद वो नर भेड़िया झपट कर दूर चला गया और वो मुझे अभी भी घूरे जा रहा था। मैं भी उसे देखे जा रहा था। तभी उस भेड़िए ने मेरे ऊपर फिर से छलांग लगा दी। इस बार मैंने अपना चाकू निकालकर उसके जबड़े में घोंच दिया। अब वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। घायल भेड़िया वहां से भाग गया। अब गांव वालों की बातों पर मुझे यकीन हो गया था। मेरी इस मुठभेड़ में मेरे बदन पर कुछ चोटें आई थी। शायद भेड़िए के नाखून के निशान थे। मैं वापस गांव आ गया। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। मैं आईने में अपने बदन पर चोटों के निशान देख रहा था। तभी मेरी नज़र मेरी पीठ पर पड़ी। मेरी पीठ के पीछे भेड़िए जैसे लंबे लंबे बाल निकल रहे थे। कुछ ही देर बाद मेरा शरीर नर भेड़िया जैसा ही हो गया था। वैसे ही नुकीले दांत, लंबे लंबे बाल। उस रात मैं सो नहीं पाया, लेकिन सुबह तक मैं एकदम फिर से ठीक ठाक हो गया था। मैंने आईने में देखा तो मैं अपने आप को ठीक ठाक देखकर खुश था, और मैं बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसा मैं पहले लगा करता था। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। अगली पूर्णिमासी पर मेरा शरीर फिर से भेड़िए में तब्दील होने लगा, और तब से ये सिलसिला आज तक चल रहा है। हर पूर्णिमासी पर मेरा शरीर भेड़िए जैसा हो जाता है, और इस राज के बारे में मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा एक नर भेड़िया है। अब जब भी पूर्णिमासी की रात आती है तो मैं खुद घने जंगलों में चला जाता हूँ। सुबह होने पर मुझे रात का कुछ याद नहीं रहता, पर मेरे दांत और मेरे हाथ खून से सने हुए होते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि रात में शायद मैंने किसी पर हमला किया, किसी इंसान पर या किसी जानवर पर। उन गांव वालों की बातों को मुझे मान लेना चाहिए था। अगर मैंने उन गांव वालों की बातें मान ली होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें